तो आज का हमारा टारगेट यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि आइसोक्रिएटिक कंडीशन क्या है और ग्रेडियंट कंडीशन क्या है। तो आइसोक्रिएटिक कंडीशन हम क्या कह रहे हैं, जबकि हमारे पास सॉल्वेंट सिस्टम है, वो एचपीएलसी के पूरे सिस्टम के लिए हमारे पास क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है। क्लियर? तो उसको हमने क्या बोल दिया, आइसोक्रिएटिक सॉल्वेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम स्टडी कर रहे हैं। और ग्रेडियंट कंडीशन में अगर हम एचपीएलसी परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो सॉल्वेंट सिस्टम है उसके अंदर उसका रेशो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप भी हो सकता है और ग्रेडियंट के फॉर्म में हम कर रहे हैं तो एक कंसंट्रेटेड कर्व के अकॉर्डिंग भी हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ये अपने आप में आइसोक्रिएटिक कंडीशन, जिसका मतलब आइसो, तो यहाँ पे फ्लो रेट जो हमारे पास है, जो उसका अंदर कॉम्बिनेशन है, वो भी हमारे पास कांस्टेंट बना रहेगा। तो आइसोक्रिएटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अगर एलसी सिस्टम को समझें तो आइसोक्रिएटिक कंडीशन में एलसी सिस्टम क्या हो गया हमारे पास, एक हमारे पास सॉल्वेंट सिस्टम है जिसके अंदर मोबाइल फेस को हमने रिजर्वर के फॉर्म में यूज़ किया हुआ है। एक सिंपल पंप है जिससे हम क्या कर रहे हैं, रिजर्वेयर से यहाँ पे हम जो मोबाइल फेस है उसको हम शक करके इसमें ले रहे हैं पंप की वजह से, और यहाँ पे इसकी डिलीवरी हम लाइन में दे रहे हैं। और जब जब बीच में लाइन में इंजेक्ट होगा तो यहाँ पे एक इंजेक्शन यूनिट है जो ऑटोमेटिकली इसको इंजेक्ट कर सकती है, या मैनुअली हम उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे। जब भी हम मैनुअली इंजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारी तरफ क्या होगा, लोड की तरफ हम उसको साइन को करेंगे, लोड की तरफ साइन करके हम इंजेक्ट करेंगे, और जैसे ही उसको सैंपल लाइन में देना है तो हम जो उसका ट्रिगर है उसको हम इंजेक्ट की तरफ मूव कर देंगे। तो इंजेक्ट की तरफ मूव होते ही वो सैंपल सिस्टम के अंदर जितनी अमाउंट है उतना उसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट होगा तो वो सैंपल की जो बोतल है उसके अंदर वापस रिवर्स में आ जाएगा। तो यहाँ से ये कॉलम के अंदर गया, कॉलम से हमने पैक्ड कॉलम से डिटेक्ट हुआ, वापस वही कंसेप्ट वेस्ट आया और यहाँ हमको क्रोमेटोग्राम आइडेंटिफाई हो गया। तो बाकी का सिस्टम वही है। तो आइसोक्रिएटिक में सिर्फ हमें क्या देखना है कि यहाँ जो हम पंप यूज़ कर रहे हैं वो एक सिंगल पंप हो सकता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हमने रिजर्वेयर बनाया है, मोबाइल फेस बनाया है, वो एक कांस्टेंट कंडीशन पे वर्क करना है, एक कांस्टेंट रेशियो में वर्क करना है। तो इस तरीके से हम आइसोक्रिएटिक कंडीशन में हम यहाँ पे क्रोमेटोग्राम को बना सकते हैं। तो मोबाइल फेस कंपोजिशन स्टेड द सेम थ्रू आउट द सेपरेशन। तो पूरे सिस्टम के अंदर जो सॉल्वेंट सिस्टम है, अगर ये 60-40 का रेशो है तो पूरे सिस्टम के अंदर जो भी हमने सॉल्वेंट सिस्टम बनाया है, दो सॉल्वेंट से मिलके वो 60-40 ही रहेगा, और उसी रेशो के अंदर हम उस कंपाउंड को इस तरह की पिक के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करेंगे, जिसमें पहली पिक कंसंट्रेशन को ज़्यादा, दूसरी पिक में थोड़ी कंसंट्रेशन कम, और लास्ट में उसका एरिया अंडर द कर्व और कम हो गया। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम मल्टी पंप को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ हमने सिंगल पंप यूज़ किया, अगर हम मल्टी पंप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब हम ग्रेडियंट सिस्टम को वहाँ पे एचपीएलसी के अंदर लागू कर रहे हैं। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मल्टी पंप सिस्टम यूज़ करें। तो मल्टी पंप सिस्टम में भी हम क्या कर रहे हैं कि दो तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमें आ रहा है स्टेप ग्रेडियंट। स्टेप ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं कि हमने वहाँ डिजिटलाइज फॉर्म में, मतलब डिजिटल फॉर्म में वहाँ पे हम सेट कर देंगे। तो सेट करने के बाद में एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में हम क्या करें कि कुछ अमाउंट हम वहाँ पे जो दूसरा कोई है, अगर ए और बी दो सॉल्वेंट सिस्टम है तो हमने ऐसे सेट कर दिया कि बी का अमाउंट कुछ मिनट के बाद में एक कांस्टेंट अमाउंट से उसमें बढ़ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे कंसेप्ट हमने क्या कर दिया, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद में हम जो बी सैंपल है, जो बी सॉल्वेंट सॉल्वेंट है, सैंपल नहीं, जो बी सॉल्वेंट है उसका अमाउंट अपने आप ही 1 मिनट के बाद या जो भी टाइम पीरियड है उसके बाद में एक कांस्टेंट अमाउंट के बीच में उसके अंदर बढ़ जाए। तो यहाँ रन होने वाला मोबाइल फेज एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में चेंज हो जाएगा। तो स्टेप ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग फेज में हमने मोबाइल फेज का रेशो मान लो हमने 60-40 रखा, ए को हमने 60 और बी को हमने क्या कर दिया 40 कर दिया। अब कुछ टाइम पीरियड के बाद में हमने क्या कर दिया कि रेशो को चेंज कर दिया, बी को हमने क्या कर दिया 50 कर दिया और ए को 50-50। तो यहाँ पे रेशो के अकॉर्डिंग तो एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में रेशो बी का बढ़ गया, फिर वापस वो कांस्टेंट जो बढ़ा हुआ रेशो है उस रेशो पे हम यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो अप कर रहे हैं। फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद वापस बी का हमने बढ़ा दिया, फिर फॉलो अप कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक स्टेप बाय स्टेप ग्रेडियंट कंसेप्ट में हम क्या कर रहे हैं, ग्रेडियंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एचपीएलसी को स्टडी कर रहे हैं। तो इस तो हम स्ट्रेंथ को बढ़ाते जा रहे हैं।
उसी के अकॉर्डिंग अगर मल्टी पंप सिस्टम में हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे दो मल्टी पंप का मतलब क्या हो रहा है कि दो हमने अब रिजर्वेयर यूज़ किए मोबाइल फेज के लिए ए और बी के अकॉर्डिंग, वो ऑटोमेटिकली उसमें से ए में से कितना लेना है, बी में से कितना लेना है, इसीलिए हम यहाँ पे मल्टी पंप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, मिक्सिंग यूनिट यूज़ कर रहे हैं और डीगैसिंग यूनिट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे सैंपल और मोबाइल फेज उसके अंदर बढ़ेगा। अब इधर ही हम ग्रेडियंट कर्व के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, एक कांस्टेंट रेट को हम बढ़ाते जा रहे हैं, कांस्टेंट रेट को हम बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे हम गाड़ी की स्पीड देते हैं ना एक्सीलेटर बढ़ा के धीरे धीरे, वैसे ही हम क्या कर रहे हैं मोबाइल फेज में, एक मोबाइल फेज को हम ग्रेडियंट फॉर्म में बढ़ाते जा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या देख रहा है, एक कर्व टाइप हमारे पास एक कांस्टेंट फेज में, या तो हमने मोबाइल फेज के अकॉर्डिंग एक सॉल्वेंट को बढ़ा दिया या एक सॉल्वेंट को हमने उसके अकॉर्डिंग कम कर दिया, तो या फिर इसके अकॉर्डिंग हम एक लीनियर कर्व के अकॉर्डिंग, तो ये मैनुअली हमने कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ हमने रेट को पर सेकंड के अकॉर्डिंग छोटे छोटे पार्ट में हम रेट को उसको बढ़ा दिया है, ग्रेजुएटली हमने रेट को बढ़ाते गए और वहाँ पे कर्व को हमने फॉलो अप किया। तो स्टेप वाइज भी हम बढ़ा रहे हैं, ग्रेडियंट कर्व के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे मल्टीपल पंप यूज कर रहे हैं ताकि ए और बी सॉल्वेंट अलग अलग रेशो के अकॉर्डिंग जो हमने मैनुअली उसके अंदर डिसाइड किया हुआ है HPLC के अकॉर्डिंग, उस तरीके का मोबाइल फेज उसके अंदर बन जाए और फ्लो अप हो जाए। तो यहाँ एक फ्लो अप डायग्राम तुम्हें दिखाया जा रहा है, तो यहाँ एक डायग्राम है। ठीक है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर तुम स्टडी करो तो यहाँ हाई प्रेशर ग्रेडियंट सिस्टम, तो एक हमने क्या कर दिया, हाई प्रेशर ग्रेडियंट सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे मिक्सिंग होने के बाद में एक पंप के अकॉर्डिंग उसको प्रेशराइज फॉर्म में वहाँ पे फ्लो किया जाए। तो ए और बी का एक सिस्टम है अपने पास सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ गया, मोबाइल फेज इज मिक्स्ड ऑन द हाई प्रेशर साइड ऑफ द टू पंप, तो यहाँ पे अपने आप में दोनों पंप से हमने सेलेक्ट किया, ए से और बी से मिक्सिंग हुई, हाई प्रेशर के फॉर्म में अपन मिक्सिंग कर रहे हैं, फिर यहाँ से सैंपल इंजेक्ट हो रहा है और ये मोबाइल फेज के साथ सैंपल इसके अंदर इंसर्ट हो रहा है, बाकी का प्रोसेस वापस सेम है, और इसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग पीक के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मिक्सिंग यूनिट है यहाँ पे हमने प्रेशर को ज़्यादा बढ़ा दिया, तो हाई प्रेशर ग्रेडियंट सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। द मोबाइल फेस कंपोजिशन चेंज बिकॉज द स्ट्रॉन्गर ड्यूरिंग द सेपरेशन, तो चेंज ड्यूरिंग द सेपरेशन, तो ड्यूरिंग द सेपरेशन के अकॉर्डिंग हमने मोबाइल फैन से उसकी कंसंट्रेशन को हमने चेंज कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास लो प्रेशर ग्रेडियंट सिस्टम भी होगा। यहाँ पे हमारे पास सेकंड डायग्राम हमारे पास है जो क्या बता रहा है कि लो प्रेशर ग्रेडियंट सिस्टम क्या है। तो लो प्रेशर ग्रेडियंट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अब अलग अलग फॉर्म में हमने पास पंप अपने पास अलग अलग हो गए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रेडियंट प्रिपरेशन प्रिपेयरिंग वॉल, तो अपने पास क्या हो गया, तो यहाँ पे मोबाइल फेज इज मिक्स्ड ऑन द लो प्रेशर साइड ऑफ द पंप, तो यहाँ पे पंप के पास जाने से पहले यहाँ पे जैसे ट्रिगर होता है ना पाइपलाइन, अपन ने इधर से लाइन जोड़ी तो ये इस वाले सैंपल ऐसे जुड़ गया, इधर से जोड़ा तो बी से सी से डी से, तो अलग अलग फॉर्म में वो ग्रेडियंटली मोबाइल फेज के कंपोजिशन को वहाँ पे चेंज हो रहा है और लो प्रेशर के अंदर उसके अंदर मिक्सिंग हो रही है और फिर वापस उसको लाइन के अंदर हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहें लो प्रेशर ग्रेडियंट सिस्टम और हाई प्रेशर ग्रेडियंट सिस्टम में हमें क्या हो रहा है कि हाई प्रेशर जो अपन ग्रेडियंट सिस्टम है उसमें पंप से सॉल्वेंट को शक करके हाई प्रेशर से मिक्सिंग की जा रही है, मतलब पहले सॉल्वेंट पंप से क्रॉस होकर आ रहा है फिर मिक्सिंग हो रही है। जबकि लो प्रेशर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास मैनेजिंग डिवाइस है जिससे हमको कौन सा सॉल्वेंट चाहिए उसको हम उसके अंदर सक करके ले रहे हैं और फिर उसकी प्रिपरेशन हो रही है और प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग वो वाल्व से वहाँ पे कंट्रोल प्रिपरेशन वाल्व के अकॉर्डिंग जो प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग जो मोबाइल फेज बन रहा है वो पंप से अपने पास में इंजेक्ट हो रहा है। तो इस तरह का सिस्टम हम लो प्रेशर ग्रेडियंट सिस्टम में देखेंगे। इसी के बाद में हमारे पास नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हम HPLC परफॉर्म कर रहे हैं, तो HPLC के अंदर हमारे पास कॉलम पैकिंग का भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो हम कॉलम है उस कॉलम के पैकिंग के अंदर हम स्टेशनरी फेज पोलर भी ले सकते हैं और नॉन पोलर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसी में से अपने पास एक एग्जांपल है अपने पास, जब स्टेशनरी फेज इज पोलर, तो पोलर का मतलब यहाँ जनरल केस में हम सिलिका को सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर की है, जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा हुआ है एक सिलिका का। तो सिलिका अपने पास क्या है,
एक कार्बन के टाइप की स्ट्रक्चर। तो सिलिका के अंदर, कार्बन के अंदर क्या होता है, कैटिनेशन नेचर होता है, तो वो अलग अलग चेन बना के बहुत सारे मॉलिक्यूल बना देता है। इसी तरीके से हम क्या कह रहे हैं, सिलिका के अंदर भी अपने पास कार्बन फैमिली में आता है सिलिका, तो वो भी 4 बॉन्ड बना सकता है। अब जब वो 4 बॉन्ड बनाएगा तो वो भी कैटिनेशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप में एक बिग मॉलिक्यूल्स वहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पे जो सिलिका है उसके अंदर क्या है, OH ग्रुप, जैसा कि स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, बहुत सारे OH ग्रुप तुम्हें यहाँ नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल्स अपने आप में यहाँ पे नजर आ रहा है। तो सिलिका अपने आप में हाईली पोलर है। तो जब भी अपन इस तरह की क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज हम पोलर मीडियम यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या हो रहा है, जो मोबाइल फेज के अंदर जो पोलर वाला जो अपने पास सैंपल के अंदर कंपोनेंट होगा वो हाईली बाउंड होगा, और इसको हम बोल देते हैं नॉर्मल फेज मटेरियल। और इसी के अकॉर्डिंग जो परफॉर्म होने वाली क्रोमेटोग्राफी है उसको हम बोल देते हैं नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी। इट्स मीन इन द नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज एज ए पोलर नेचर, एंड मोबाइल फेज इज ए सॉल्वेंट सिस्टम एज ए बिलो पोलरिटी देन द स्टेशनरी फेज। तो यहाँ पे अपने पास सिलिका जेल हम यूज कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देखते हैं तो कॉलम किस तरह का नजर आ रहा है हमारे पास, यहाँ पोलर जो हमने पास कॉलम लिया है सिलिका का, अगर कोई सैंपल, कोई डाई या कोई कलर मटेरियल हमने यूज किया है तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। और मोबाइल फेज इज ए नॉन पोलर, तो हम नॉन पोलर में यहाँ पे हेक्सेन को यूज कर रहे हैं। तो हेक्सेन नॉन पोलर मोबाइल फेज है जो इसमें से फॉलो अप हो रहा है। और जो येलो वाला है वो अपने आप में ज्यादा यहाँ पीछे रुका हुआ है, इसका मतलब उसकी पोलरिटी ब्लू वाले के मुकाबले में ज्यादा है। तो पोलर जो अपने पास कंपोनेंट है वो यहाँ उसका रिटेंशन टाइम ज्यादा होगा, और जो नॉन पोलर नेचर का कंपोनेंट है उसका रिटेंशन टाइम कम होगा, वो आसानी से कॉलम से पास आउट हो जाएगा। और इसी को हम नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी कह रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम अगर सेकंड टाइप की क्रोमेटोग्राफी वापस ले रहे हैं हम, जब हम स्टेशनरी फेज को हम नॉन पोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हमने क्या कर दिया, जो हमारा कॉलम पैकिंग है वो नॉन पोलर मटेरियल से है, जिसमें हम जनरली हम C8 और C18 यूज करते हैं। C18 और C8 से हमारा मतलब क्या है कि वापस हमने क्या किया, लिया तो सिलिका ही है, मगर सिलिका के अंदर हमें क्या दिख रहा था, OH ग्रुप की वजह से उसकी पोलरिटी बहुत ज्यादा थी। तो हमने क्या कहा, उसके OH ग्रुप को अगर हम किसी तरीके से बाउंड कर दे तो उसका पोलर नेचर अपने आप में खत्म हो सकता है और वो नॉन पोलर केस में आ सकता है। तो C18 से मतलब है हमारा ODS। ODS का मतलब ऑक्टा डेसाइल सिलाइल। सिलाइल तो सिलाइल का मतलब ऑक्टा डेसाइल सिलाइल जो हमारे पास है, तो अपने पास वो अपने पास कंसेप्ट क्या हो गया, यहाँ पे जो कार्बन की चेन है ये कितने हैं, 18 कार्बन हो गए, ठीक है। जिसके लास्ट में अपने पास सिलाइल ग्रुप अपने पास SI, तो ये अपने पास ये ग्रुप अपने आप में यहाँ सिलाइल ग्रुप है जो कि अपने पास H+OH से रिएक्ट करके उसकी पोलरिटी को खत्म कर रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला अगर अपने पास है रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी में तो वो C18 कॉलम है, ठीक है, जिसको हम मार्केट में ODS कॉलम के नाम से मिलता है। ये अपने पास सिमार्जू का भी आता है अपने पास में, ठीक है। तो सिमार्जू का बेस्ट माना जाता है, एलिजेंट का भी आता है अपने पास, एलाइजेंट का, ठीक है। तो अलग अलग कंपनी के अकॉर्डिंग है, अपने पास वाटर कंपनी है तो उसका भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास सेकंड जो हमारे पास कॉलम आ रहा है वो आ रहा है C8। C8 को हम क्या कह रहे हैं, ट्राईक्लोरो सिलेन। तो यहाँ लिगेंड फॉर्म में हमने क्या कर दिया, ट्राईक्लोरोसिलेन को जोड़ दिया। तो C8 कॉलम में भी हमने क्या किया, ये अपने पास अनबॉन्डेड सिलिका के पोलर ग्रुप थे, तो यहाँ पे ये तो अपने आप में अंदर जुड़े हुए, मगर जो OH ग्रुप इसके अंदर है जिसकी वजह से सिलिका की पोलरिटी है उसको खत्म करने के लिए हमने क्या कर दिया, ट्राईक्लोरोसिलेन हमने यूज किया। तो ट्राईक्लोरोसिलेन में हम क्या करें, C8। तो C8 का मतलब ये जो चेन है वो कितने कार्बन की है, 8 कार्बन की चेन है, जहाँ पे अपने पास सिलेन ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है और वो OH की पोलरिटी को खत्म कर रहा है। तो अपने आप में ये कॉलम अपने पास क्या हो गया, जो अपने पास फॉर्मेशन हुआ वो अपने पास नॉन पोलर फेज में C8 अपने पास कंपोनेंट बन गया, जिसको हम C8 कॉलम के नाम से यहाँ पे मार्केट में मिलता है, और C18 के नाम से मिलता है, जिसको हम रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से डायग्राम है। तो अपने पास अब जो सिलिका है, इसका मतलब सिलिका हम
नॉर्मल और रिवर्स दोनों में यूज कर रहे हैं, मगर रिवर्स में हमने क्या कर दिया, उस सिलिका को हमने पोलर की बजाय नॉन पोलर में कन्वर्ट कर दिया। इसी को हम क्या कह रहे हैं, C18 कॉलम और C8 कॉलम कह रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टेशनरी फेज नॉन पोलर है अपने पास इसकी पैकिंग के अंदर, और मोबाइल फेज हमारे पास पोलर मीडियम है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ में होने वाली जो क्रोमेटोग्राफी हमारे पास है, रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी है। इसका एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे हम पोलर मीडियम में वाटर को भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। जो भी ड्रग कंपोनेंट है जो कि अपने पास हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म में अपने पास मिले हैं, जिसे लिवोसिट्रीन हाइड्रोक्लोराइड हो गया, तो उसको भी अपन आसानी से रिवर्स फेज के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करके निकाल सकते हैं, क्योंकि पोलर मीडियम में वो डिजोल्व हो रहा है। नॉन पोलर जो उसका लिवोसिट्रेट है अपने पास, वो आसानी से नॉन पोलर मीडियम से आइडेंटिफाई हो रहा है। तो अलग अलग ड्रग को हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फार्मेसी में सबसे ज़्यादा यूज़ में होने वाली रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी हम यूज़ में लेते हैं। तो इसका मतलब अगर यहाँ ब्लू कलर है तो ब्लू कलर अब क्या हो गया अपने पास, सबसे ज़्यादा नॉन पोलर नेचर का है, और नॉन पोलर नेचर होने की वजह से यहाँ पे इसका रिटेंशन ज़्यादा हो गया। और येलो वाला पोलर है जो आसानी से पास आउट हो रहा है। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम आगे चलते हैं तो क्रोमेटोग्राफी के इस टाइप के अकॉर्डिंग हमने क्या समझा कि रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी और नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी है। अब हम क्रोमेटोग्राफी में थोड़ा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जैसे अपने पास नेक्स्ट चैप्टर अपने पास है भी है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है अपने पास, ठीक है। तो अपन इसके अकॉर्डिंग भी अपन इसको स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, जो कॉलम था, अब उस कॉलम को हमने सिलिका से न भर के हमने आप में यहाँ पे एनायन एक्सचेंजर से भर दिया या कैटायन एक्सचेंजर से भर दिया, ठीक है। तो एनायन एक्सचेंजर मींस द पॉजिटिवली सरफेस अट्रैक्टिव एंड नेगेटिवली मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास क्या हो गया, तो कोई भी अपने पास जो पैकिंग हमने करी है आयन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी के अंदर, उस कॉलम को हमने किससे कर दिया, पूरे पॉजिटिवली चार्ज पॉलीमर से भर दिया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आयन एक्सचेंजर हमारे पास क्या हो गया कि पॉजिटिव वाला है। अब हम जो कोई सॉल्वेंट सिस्टम जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा, तो वो पोलर चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है उससे अपने आप में रुक जाएगा। तो आयन एक्सचेंजर के फॉर्म में हम उसको अलग अलग इल्यूट करके निकाल सकते हैं। केटायन एक्सचेंज में इसका अपोजिट है। केटायन एक्सचेंजर में हमने क्या कर दिया, जो भी मटेरियल की जो हमने पैकिंग करी है वो कौन सा है हमारे पास, नेगेटिवली चार्ज हमारे पास है, और नेगेटिवली चार्ज वाला जो अपने पास है वो पॉजिटिवली चार्ज को उसके अंदर अपने आप में कैचअप कर देगा। तो स्ट्रॉन्ग एक्सचेंजर ऑलवेज चेंज। तो हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हम कर रहे हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज वाला एक बहुत बड़ा गोला है, जो जितने भी नेगेटिव उसके अंदर से निकलते हैं सबको वो अट्रैक्ट कर लेता है। वैसे ही नेगेटिव चार्ज वाला है कैटायनिक फेज में, कैटायन एक्सचेंजर में, तो वो अपने आप में जितने भी पॉजिटिव है उन सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हम यहाँ पे दो तरीके से इसको स्टडी कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एक्सचेंजर ऑलवेज चार्जेस, जिसके अंदर हमेशा पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है इनफाइनाइट फॉर्म में, और वीक एक्सचेंजर जिसको हम क्या कर रहे हैं, उसके पीएच के अकॉर्डिंग उसके अंदर कंसंट्रेशन जो केटायन और एयन एक्सचेंजर की एफिशिएंसी है वो उसके ऊपर अफेक्ट करती है। तो इस तरीके से हम उसको स्टडी कर सकते हैं। तो आयन एक्सचेंजर में हमने इसको क्या समझा कि हम अलग अलग टाइप के रेजिन या अपने आप में कॉलम है उसको अपन कैटायनिक और एनायनिक एक्सचेंजर मटेरियल से फिलअप करके एचपीएलसी को यहाँ पे अपन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक आयन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी है। क्लियर। अब इसी में हम आयन एक्सचेंजर यूज कर रहे हैं, वैसे ही हम एचपीएलसी में हम क्या कर रहे हैं, जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग जो हमारे पास कॉलम है उसके अंदर पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स को हमने अलग अलग उसके अंदर सेपरेट कर लिया। तो जब हम इन दोनों टाइप को स्टडी करेंगे तो दोनों का प्रिंसिपल एक जैसा ही है लगभग लगभग। अगर हम कह रहे हैं तो द कॉलम रिटेन द लोअर मॉलिक्यूल मटेरियल लॉन्गर टाइम देन द हायर मॉलिक्यूल मटेरियल। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ से जब अपन कॉलम के अंदर यहाँ से अपन मोबाइल फेस को फिल अप करेंगे, तो जनरली क्या होता है कि अपन ये सोचते हैं कि जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो बाद में निकलेगा और छोटे वाले पहले निकलेंगे, मगर ऐसा नहीं है। जो अपने आप में छोटे मॉलिक्यूल्स है वो सबसे बाद में आएंगे, और जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है वो फ्लो में सबसे पहले आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग फॉर्म में एचपीएलसी में हम एचपीएलसी में एसईसी और जीपीसी के अकॉर्डिंग हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पास सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स है वो सबसे लास्ट में आएगा। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं,
एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास जो सैंपल है उसको हम डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाएंगे। मोबाइल फेज को अपन आइसोक्रिएटिक कंडीशन में यूज करेंगे। यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी अपन साइज एक्सक्लूसिव क्रोमेटोग्राफी एंड जेन परमिशन क्रोमेटोग्राफी यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आइसोक्रिएटिक कंडीशन यूज करेंगे और एनालाइज आर सेपरेटेड बाय देयर साइज वंस दे आर इन द कॉलम। इसके बाद नॉर्मल हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, साइज एक्सक्लूजन के अंदर तो हम बायोमोलिक्यूल्स को हम सेपरेशन कर रहे हैं और जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर अब हम पॉलीमर्स को सेपरेट करेंगे। तो ये हम एचपीएलसी में यूज कर सकते हैं दोनों अपने आप में, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी एंड जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर हम बायोमोलिक्यूल्स, तो इसके अंदर हम पॉलीमर्स को सेपरेट कर रहे हैं। इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो मार्केट में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें दो तरह के कॉलम यहाँ पे एक अपने पास दिख रहे हैं, एनालिटिकल कॉलम। एनालिटिकल कॉलम अपने पास क्या होगी, एक बने बनाए से जो अपने पास कॉलम जो आ रहे हैं C18 का कॉलम जो जिसकी एक लेंथ अपने पास कांस्टेंट है, तो इंटरनल डायग्राम उसमें आप में यहाँ पे एक दिखाया भी हुआ है कि 1 mm टू 50 mm तक के डायग्राम इंटरनल डायमीटर के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। लेंथ के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं तो 20 mm टू 500 mm तक के अकॉर्डिंग ये कॉलम हमको मिलेंगे। प्रिपरेटिव जो हम कह रहे हैं, तो प्रिपरेटिव कॉलम अपने पास क्या हो गया कि कभी कभी हमको ये एनालिटिकल के दो कॉलम को जोड़ के थोड़ा और बड़ा कॉलम बनाना पड़ जाए। ठीक है, देखो इसके अंदर दोनों टर्मिनल पे नट्स जैसे साइन है, मतलब एक एनालिटिकल कॉलम अपन इस सिरे से और एक इधर से जोड़ के अपन प्रिपरेटिव फॉर्म में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सेपरेशन के अकॉर्डिंग जो कॉलम की साइज है हम बढ़ा सकते हैं। जैसे अपन पाइप को अगर जोड़ना होता है तो जॉइंटर लगाते हैं ना बीच में, तो वैसे प्रिपरेटिव के फॉर्म में हम उसको यूज में ले सकते हैं। इसके बाद में अगर जनरल क्वेश्चन हमारे पास आता है, तो अगर आउट ऑफ सिलेबस के अकॉर्डिंग जनरल क्वेश्चन आता है तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, कंपैरिजन ऑफ एचपीएलसी विद द यूपीएलसी। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि अगर आउट ऑफ सिलेबस जो बोलते हैं ना, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, वो अपन क्या कह रहे हैं कि जब तुमने उस टॉपिक को स्टडी किया तो उससे रिलेटेड भी तुमने उसके आस पास के ब्राउन फिगर को तुमने स्टडी किया ना किया, तो जानबूझ के एनालिसिस के पेपर में एक क्वेश्चन डाला जाता है ताकि उससे रिलेटेड अगर बच्चे ने कुछ कंसेप्ट देखा है तो वो उसको सीख सके। तो जनरल फॉर्म में अपन क्या कर रहे हैं कि यूपीएलसी के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं तो अपने पास क्या हो गया, अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर हम कह रहे हैं तो स्टेशनरी फेज के अंदर, अब यहाँ पे दोनों एक जैसे ही कंसेप्ट है, बस हमने क्या कर दिया, स्टेशनरी फेज का जो पार्टिकल साइज है उसको हमने और छोटा कर दिया। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि स्टेशनरी फेज में 2 माइक्रोन का यूज कर रहे थे, यहाँ पे हमने 3 to 5 माइक्रोन यूज कर लिया, मतलब काफी छोटा पार्टिकल स्टेशनरी फेज में यूज कर रहे हैं। ऑपरेशन हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हाई प्रेशर हम यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने पार्टिकल साइज और छोटा कर लिया। तो हम एचपीएलसी के मुकाबले में हमने प्रेशर ज्यादा बढ़ाना है तो हमको पार्टिकल साइज को भी छोटा रखना है और कॉलम की स्ट्रेंथ को भी हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है। तो अब जब कॉलम की स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे तो कॉलम की लेंथ भी हमारे पास, इंटरनल डायग्राम भी कम हो जाएगा, लेंथ भी कम हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। तो यूपीएल